जिस टॉपिक थे वहां पहुंच। अव्ययी भाव समास, जो बातें हमने बताई थी उसको रिवाइज कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास में एक शब्द आया है मुख्य अव्यय। अव्यय मैंने बताया था, अव्यय क्या है? अव्यय एक प्रकार के उपसर्ग हैं जो किसी भी एक शब्द में जुड़ने के बाद उन्हें अविकारी बना देते हैं, मतलब फिर उनमें लिंग, कारक और वचन के आधार पर परिवर्तन होना बंद हो जाता है। तो ऐसे उपसर्गों का उपयोग अगर किसी शब्द के साथ कर दिया जाए जो अब उसको परिवर्तित होना बंद करवा देंगे तो वो अव्यय होते हैं, और अव्ययों से ही ये समास बनता है। समास में दो मुख्य बातें आपको याद रखनी है। पहली बात याद रखनी थी आपको, अव्यय पद पूर्व, ठीक, और दूसरा नाम पद पूर्व। इनको मोटे तौर पे ऐसा समझो, जहां पे अव्यय आ जाएंगे, जहां पे उपसर्ग आ जाएंगे। उपसर्ग क्या है? प्रति है, हर है, यथा है, ऐसे शब्द आ जाएंगे तो ये हो जाएगा अव्यय पद पूर्व, ये भी अव्ययी भाव समास होगा। नाम पद पूर्व में क्या है? संज्ञा आएगी, तो यहां पे रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, शब्दों का दोहराव होगा, जैसे बारंबार, एकाएक, ठीक, रातों रात, बातों बात, ऐसे शब्द जहां आएंगे वहां नाम पद पूर्व है, इनका रिपीटिशन हो रहा है। एक बात और मैंने बताई थी जो आपको याद रखनी थी, वो क्या थी? गिनती। गिनती में जहां कहीं भी उपसर्ग यूज हुआ है अर्थात उन आया है एक कम, वहां पे ये अव्ययी भाव ही होगा। इतना अव्ययी भाव से याद रखना। अव्ययी भाव के बाद जो दूसरा आ रहा है वो कौन सा था? तत्पुरुष समास। देखो एक प्रश्न तो कभी कभी ऐसा ही बन जाता है, किसी समास को दे देंगे या पहले सेंटेंस दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि इनमें कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव की खासियत क्या थी? आपने क्या जान लिया कि उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा हम उसी क्रम में पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा? दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद का मतलब उत्तर पद, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, इसको पहचानेंगे कैसे? तो आपने विभक्तियां पढ़ी हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 8। 8 विभक्तियों में सबके अपने अपने कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। उनको कैसे पहचानेंगे? उनके चिन्ह होते हैं। तो वो कारक चिन्ह अगर तोड़ने पे निकल के आ रहे हैं तो समझ लो वो तत्पुरुष समास, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है, जो आपने 8 विभक्तियां पढ़ी हैं समासों में उनमें से 2 नहीं होती हैं। एक तो पहली नहीं होती जिसे कर्ता बोलते हैं, ठीक, और एक आखिरी नहीं होती जिसे संबोधन बोलते हैं। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ के जितनी भी विभक्तियां हैं वो सब यहां मिलती हैं। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद मैं थोड़े एग्जांपल्स और इसके अंदर के भेद वगैरह सब बता दूं। लिखो, इस समास का दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में कारक विभक्ति चिन्हों, इस समास में कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। परंतु कर्ता एवं संबोधन कारक की विभक्तियां, परंतु कर्ता एवं संबोधन कारक की विभक्तियां इसमें प्रयोग नहीं होती। इसमें प्रयोग नहीं होती। तो जब वो प्रयोग नहीं होती तो शुरुआत कहां से होगी?
कर्म कारक से शुरुआत हो, और कर्म कारक का चिन्ह आपको पता है होता है को, यानी ऐसे शब्द जिनका यदि हम विग्रह करेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे, विस्तारित करेंगे, और उनके बीच से को शब्द निकल के बाहर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो कर्म कारक है। हालांकि एक बात और समझ लो, आपकी परीक्षाओं का जो लेवल है वहां कभी भी इतना भीतर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम आपको कितना बताना है कि ये तत्पुरुष है या नहीं है, बस इतना बताना है। फिर भी जितना ज्यादा सीख लो उतना अच्छा है, नुकसान तो नहीं कर जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है सुख प्राप्त। अब इसको, ये तो सामसिक पद हो गया, यहां पे कारक चिन्हों का लोप कर दिया गया है। अब इसको अगर हम विग्रहित करेंगे, इसको अगर विस्तारित करेंगे, तो हम इसमें लिख पाएंगे सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। अब देखो, आपको कुछ देखने को मिल गया है, क्या? को। जैसे ही आपको को देखने को मिले, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक कारक है, और कारक कौन सा है? कर्म कारक है। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो, अगर प्रश्न थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया गया तो कैसे? प्रश्न होगा सुख प्राप्त में कौन सा समास है, ठीक, प्रश्न है। अब अगर आसान प्रश्न है तो विकल्प होंगे अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, ऐसे करके तो आप बता देंगे कि तत्पुरुष है। अगर उसने थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया है तो अब वो उत्तर देगा कि सुख प्राप्त में कौन सा समास है। पहला विकल्प द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। अब हो गया कठिन, अब उसके भीतर से पूछ रहा है। अब आपको एग्जैक्टली यहां पे तोड़ना है। अगर आपने थोड़ा सा भी सुख को की जगह पर सुख के प्राप्त, सुख का प्राप्त, सुख में प्राप्त अगर कर लिया तो आपकी विभक्ति बदल जाएगी, और विभक्ति बदल गई तो इस तरह का जो डीप प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। जनरली मेरा ये मानना है कि इतना भीतर से पूछते नहीं है, लेकिन पूछने वाले के मूड की भी गारंटी नहीं है। पता नहीं उस दिन शाम को उसकी लड़ाई वड़ाई हुई हो, सवेरे उसने कठिन प्रश्न डाल दिया, तो उसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो जहां तक याद रह सकता है उतना आप याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा। दूसरा, करण तत्पुरुष, करण कारक, ठीक है। अब करण कारक का चिन्ह क्या होता है? करण कारक का वो एक रट्टा मार वाली लाइन है, वो याद रखो ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ऐसा करके याद कर लो, ठीक। तो इसमें क्या है? से, लेकिन अकेले से नहीं, इसमें दो चिन्ह है, से भी है और के द्वारा भी, इसमें दो चिन्ह है, ठीक। अब इन दो चिन्हों में एक जगह पे गलती होती है, थोड़ा वो ध्यान रखो। गलती क्या होती है वो समझ लीजिए। एक जगह और से आएगा, अपादान में और से आएगा। अब दो जगह से आ गया, कंफ्यूजन कहां होता है, दिक्कत कहां होगी, गलती कहां होगी, वो बात समझ लीजिए। करण कारक का मतलब होता है के द्वारा। सही से इसका हिंदी अर्थ अंग्रेजी में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बाई, बाई लिखेंगे। तो उस अर्थ में अगर से का प्रयोग हुआ है, और अपादान का मतलब होता है सेपरेशन, अलग हो जाना। तो जब अलग होने के अर्थ में हो से, तो ऐसी स्थिति में फिर अपादान होगा। लेकिन अगर साथ होते हुए भी से हो तो फिर करण है। जैसे तारों भरी, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे तारों से भरी। अब यहां से कुछ अलग तो नहीं कर रहा है, से अलग तो नहीं कर रहा है। अगर ये अलग कर रहा होता, विभेदन दिखा रहा होता, तो ये फिर अपादान वाला से होता। क्योंकि तारों से भरी सबको इकट्ठा करके और बता रहा है, अलग करने की तो बात ही छोड़ो, ये इकट्ठा करके और बता रहा है, इकट्ठा करके बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में करण है, ठीक। एक और देखो, तुलसी कृत, तुलसी से कृत, के द्वारा कृत या रचित, ठीक। कृत मतलब रचित, तुलसी के द्वारा रचित। अब एक कंफ्यूजन और हो सकता है, उसको भी समझ लो। वो बड़ा छोटा सा कंफ्यूजन है, वो तब होगा जब आपसे कभी विग्रह पूछा जाएगा। समास पूछा जाएगा तो समस्या नहीं है। समास पूछा जाए, आप से या के द्वारा में से कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा दोगे तो भी तृतीय तत्पुरुष ही निकलेगा, कोई अंतर ही नहीं होगा।
लेकिन यदि केवल विग्रह पूछा गया और ये पूछ दिया गया आपसे, लिखा कि तारों भरी का सही विग्रह क्या होगा, और विकल्प में दे दिया गया तारों से भरी, तारों में भरी, तारों के भरी, तारों के द्वारा भरी। अब के द्वारा और से का तो दोनों का मतलब एक ही है, तो और दोनों विकल्प में है, चलो एक होता तो हम के द्वारा को भी मान लेते, लेकिन जब दो विकल्प है और दोनों वही हैं जो हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या जवाब देंगे? तो अब आपको कोई तरीका पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं जवाब देंगे, तरीका पता होना चाहिए। बेस ये कहता है कि जब ये आपके पास दो है तो इनमें से का जो यूज है वो उन परिस्थितियों में होगा जहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स कैसे हो, निर्जीव। से का उपयोग कब करेंगे? निर्जीव ऑब्जेक्ट्स के साथ। और के द्वारा का उपयोग कब करेंगे? जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? सजीव। अब दोनों जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उनको गौर से देख लो। एक में है तुलसीकृत, व्यक्ति हैं, सजीव बात की गई है, तो यहां हमने से नहीं लगाया, के द्वारा यूज किया। तारों, तारे हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, सजीव नहीं है, तो यहां क्या लगाया? से लगाया। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न, चूंकि प्रश्न की प्रकृति को लेकर के हम निर्धारित नहीं कर सकते कि ऐसे ही पूछे जाएंगे, पूछने वाले के तात्कालिक माइंड पे निर्भर करता है कि उसके दिमाग में क्या आ गया, जो भी उसके दिमाग में आ गया उसने पूछ लिया। एक बात और याद रखिए, ये मैंने बताया पहली बार में, लेकिन जब भी तत्पुरुष में उत्तर देंगे तो आप इसे कहेंगे द्वितीया। जो पहली बार बताया वो क्या है? द्वितीया। तो जो दूसरी बार बताया वो क्या है? तृतीया। क्यों? क्योंकि प्रथमा तो गायब ही कर चुके हैं हम। प्रथम क्या था? प्रथम तो करता था, और करता इधर होता नहीं है। शुरुआत ही कहां से होती है? द्वितीया से। तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होते हैं, अष्टमी भी गायब होता है, संबोधन भी नहीं होता है, ये भी तो है। तो केवल द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी और सप्तमी, यही होते हैं। अब कर्म कारक हो गया को, करण कारक हो गया से या के द्वारा। उसके बाद तीसरा क्या आएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए है, संप्रदाय कारक, संप्रदान, सॉरी, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक क्या होगा? के लिए। अब ऐसी स्थिति में जब इसको आप तोड़ेंगे तो निकल के आएगा के लिए। जैसे एक दो जगह बड़ी गलती होती है, एक एग्जांपल देख लो। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए निकल के आ गया। कई बार क्या होगा बहुत सारी चीजों पर कंफ्यूजन भी होगा। एग्जांपल देखो, अच्छा किसी भी शब्द को ये तय मत कर लेना कि ये शब्द है तो यही होगा। दोनों हैं, दोनों ही हैं। इसमें और इसमें क्या होगा? दोनों है, एक ही बैलगाड़ी ही है, दोनों में अंतर नहीं है। लिखते हुए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ये वाला कौन सा, दूसरा वाला जो शब्द मैंने लिखा है बैलगाड़ी, इसमें कौन सा समास होगा? वो द्वंद्व है। क्यों? क्योंकि उसमें डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह आया हुआ है। योजक चिन्ह आया हुआ है तो बैल अलग, गाड़ी अलग, उसका मतलब हुआ बैल और गाड़ी। हम्म, बैल के लिए गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। क्या करेंगे? एक और बताओ। बैल से चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी है। तो एक बात मैं, बस बस हो गया, इतना ही, इतना ही करना था, इतनी जरूरत थी वो कर लिया तुमने। अब मैं बता दूं, जैसे ही आप एक तरह के शब्द देखेंगे तो कभी दिमाग में ये मत लाइए कि एक जैसे ही टूटेंगे।
क्योंकि अगर आपने एक जैसे तोड़ने का प्रयास किया तो आप जो तोड़ेंगे वो हास्यात्मक बन सकता है। मान लिया आपने बैलगाड़ी को जैसे तोड़ा वैसे ही आपने रेलगाड़ी तोड़ दी, या जैसे रेलगाड़ी को तोड़ा वैसे ही बैलगाड़ी तोड़ दी, तो क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी गाड़ी वाले शब्द जितने होते हैं सब ऐसे टूटेंगे, गलत हो जाएंगे। रेलगाड़ी के लिए आप क्या कहेंगे? रेल का मतलब होता है दरअसल पटरी, ठीक है, रेल का मतलब पटरी। तो रेलगाड़ी का मतलब क्या हुआ? रेल पर चलने वाली गाड़ी। अच्छा, विकल्प में हो, अगर अगर विकल्प ये हो कि रेलगाड़ी शब्द का समास विग्रह करिए, और पहला विकल्प हो रेल पर चलने वाली गाड़ी, दूसरा विकल्प हो पटरी पर चलने वाली गाड़ी, और बाकी दो विकल्प और हो, तो इन दोनों में से कौन सा सही बताएंगे? और रेल का मतलब पटरी होता है, ये मैं बता चुका हूं, तो कौन सा उत्तर सही करेंगे? रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्यों? पटरी पर क्यों नहीं? हाँ, वेरी गुड। मेन बात याद रखना, जहां तक हो सके शब्दों में परिवर्तन नहीं करना है। जब नहीं हो सके, समस्या ही आ जाए ऐसी कि वो परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तब कर लो, लेकिन जहां तक हो सके एग्जैक्ट शब्दों के साथ ही हमें अपना जवाब देना होगा, ठीक वैसे ही जैसा मैंने विलोम वाले में भी, और हर जगह यही काम आएगा। विलोम वाले में अगर सेम शब्द का इस्तेमाल करके जरा सा परिवर्तन करके कोई विलोम बनाया गया, वो विलोम ज्यादा सटीक माना जाता है। जैसे सत्य, और सत्य का विलोम आपसे पूछा गया और वहां जितने विकल्प है वो सारे ही विलोम है। झूठ विलोम है सत्य का? है? है? असत्य वो भी है। तो अब ये अगर दोनों है तो सही जवाब आपका क्या होगा? अगर आप वैसे नॉर्मली देखो तो दोनों सही है भाई, झूठ भी तो होता है सत्य का उल्टा, असत्य भी होता है, लेकिन अब ये देखिए कि शब्द के स्ट्रक्चर में न्यूनतम परिवर्तन किसमें हुआ है, कम से कम परिवर्तन। जैसा ये वाला लिखा वैसे ही वो वाला भी लिखा हो, तो झूठ तो पूरा ही बदल गया। जहां पे सत्य लिखा हो, सत्य से झूठ बिल्कुल अलग अलग, वो वर्ण ही नहीं आया, वो मात्राएं भी नहीं आई है, लेकिन सत्य और असत्य में थोड़ा सा अंतर है, तो ज्यादा सटीक कौन सा माना जाएगा? असत्य। वही स्थिति विग्रह में भी होती है। जब आप विग्रह करें तो उन शब्दों को ज्यादा ना बदलने दें, जो शब्द सामासिक पद में दिए गए हैं उनको ज्यादा ज्यादा ना बदलने दें। तो रेलगाड़ी अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रेल पर चलने वाली गाड़ी। हालांकि अगर रेल पर चलने वाली गाड़ी नहीं लिखा है, पटरी पर चलने वाली गाड़ी भी लिखा है तो भी ठीक, अगर नहीं लिखा है तो, अगर रेल वाला लिखा है तो यही वाला ठीक होगा। अब बैलगाड़ी का बताओ है? बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, और कुछ? बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी क्या सही रहेगा? अभी बताया मैंने, ध्यान तो देते नहीं हो कुछ। बता दिया ना मैंने, तरीका बता दिया भाई। बैल जिंदा है, देखो मरा हुआ हो फिर तुम से कर देना, फिर गाड़ी नहीं चलेगी, तो कोई फायदा नहीं। तो अगर जिंदा है तो फिर आपको क्या करना है? के द्वारा करिएगा, ठीक है, के द्वारा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ऐसे ही कर दो, डाक गाड़ी। अब ये भी नहीं कि डाक के ऊपर चलने वाली गाड़ी, डाक के द्वारा चलने वाली गाड़ी। हाँ, वहां के लिए आएगा, डाक के लिए गाड़ी, वो डाक के लिए है गाड़ी। रेल वाली रेल के ऊपर है गाड़ी, बैल वाली बैल के द्वारा चलती है गाड़ी, सब अलग है। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और बैल एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। रेल अलग है, डाक अलग है, ये सारी चीजें अलग है। तो ये मत याद कर लेना कि गाड़ी वाले इधर ही होते हैं, ऐसी कोई ट्रिक बता देता है कि नहीं ये वाली ट्रिक है कि ये वाले इधर ये वाले इधर, तो जैसे ही ट्रिक लगाई वैसे खेल खत्म। जैसे ही वो चार शब्दों से हटा के पांचवा शब्द दूसरे डाला, तुम्हारी गाड़ी कहीं और चल रही होगी फिर, हाँ, पटरी पटरी छोड़ गई होगी, सिस्टम खराब हो गया होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आ जाएगा कौन सा? चौथा, अपादान। अपादान में क्या आएगा? से। ठीक है, मेन चीज क्या है, यहां भी आएगा से, लेकिन इसका जो से होगा, इस से का मतलब क्या होगा? इस से का मतलब होगा
अलग करना, हीन, भ्रष्ट, ठीक, और अलग, इन अर्थों में इसका प्रयोग होगा। अलग किया जाए, किसी के पास कोई चीज नहीं है, कोई किसी चीज से भ्रष्ट है, वो सारी चीजें यही आएंगी। जैसे एग्जांपल देखो, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, लेकिन यहां पे जो से है वो कौन सा वाला है? अपादान वाला है। नेत्रहीन, आंखों से हीन, तो यहां पे ये अलग होने वाला दिखाया जा रहा है, या भ्रष्टता दिखाई जा रही है। तो इस स्थिति में क्या रहेगा? हाँ, दो और बचे हैं, जरा उनको भी देख लो। फिर आता है कौन सा? संबंध। संबंध, संबंध में क्या होगा? का, की, के, का, की, के, ये संबंध दर्शाएंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैंने वही दिया था, वही वाला यहां भी लिख लो। राजकुमार, कैसे तोड़ेंगे? राजा का कुमार, ठीक, तो का निकल आया। एक और एग्जांपल देख लो, मृग छौना। अब इसका मतलब क्या होता है? हाँ? अर्थ क्या होता है, मुझे अर्थ बताओ। हिरण का बच्चा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? मृग का छौना, छौना मतलब बच्चा, ठीक है। और उसके बाद आखिरी छठा आ जाता है कौन सा? अधिकरण। अधिकरण में दो चीजें आएंगी, में और पर, ठीक है। दो चीजें अगर ये निकल के आते हैं तो वो अधिकरण होगा। एग्जाम्पल देख लो, हरफन मौला, हालांकि ये हिंदी का शब्द ही नहीं है, फिर भी कैसे तोड़ेंगे? नहीं, हर फन में मौला, मौला मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक, फन मतलब होता है काम, ठीक है, स्किल, कौशल। तो हर कौशल में मौला, हर कौशल में स्किल्ड, उसको बोलेंगे हर फन मौला। एक शब्द अच्छा मुझे याद आ गया, जरा इसका बताओ। दो बताओ, दो बताओ, एक और बताओ। विभक्ति बतानी है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि ये सारे के सारे तत्पुरुष हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, मार मार मार, तीनों में कॉमन है। पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, मतलब ये कहां हो गया? कर्म में, ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष है। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है, कहां है? कर्म में, कर्म में, ठीक है, कर्म में द्वितीय तत्पुरुष। बट मार, बट से मारने वाला, कौन सी बट? वो जो कट्टा में तमंचा में होती है? बस समस्या यही आती है। अगर आपको अर्थ नहीं पता है और इस तरह का प्रश्न आ गया, तो फिर दिमाग में यही नहीं, दिमाग में ये भी आ सकता है कि चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, बट मार, बट को मारने वाला। ऐसे भी हो सकता है, रिदम रिदम में चल जाए, क्या पता। अर्थ पता होना चाहिए। बट का मतलब पर्स? नहीं, ये तो तुक्का लगा दिया तुमने, पॉकेट देख के। बट का मतलब एक शब्द और मैं लिख दूं तब बताओ। इसका मतलब, और बट माने? वेरी गुड। बट माने रास्ता, बटोई माने राहगीर, रास्ते में चलने वाला, और वट माने रास्ता। तो अब बताओ, रास्ते में मारने वाला, ठीक है। अब यहां क्या हो गया? में हो गया, मतलब अधिकरण हो गया, ठीक, याद रखिएगा। अगर थोड़ा डीप बना दिया गया मामला बिगड़ जाएगा। फिर इन वाले दोनों के आधार पे अगर कर लिया, एक एक शब्द यूनिक है, अलग है, किसी भी चीज को बहुत हल्के में मत लीजिएगा, और पूरा पढ़िएगा तभी बातें समझ में आएगी। ये भी समझ, पूरा नहीं पढ़ेगा तो कंफ्यूजन बना ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। इतना ही रखें।